Now screen is visible. Okay. So now see here, if you want to create a table, so in that particular table if you want to make any rule any attribute as a primary key, तो आपको simply उसके बाद में primary की लिखना है. अगर आपको एक से ज्यादा attributes को primary की बनाना है तो primary की और bracket के अंदर आप enrollment number और roll number का combination लिख देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, primary की बन जाएगा. ठीक है. अब point क्या है, If you want to alter the existing table, अगर आपको existing table में कुछ changes करने हैं, अगर आप existing table को alter करना चाहते हैं, so how we can do that thing, how we can alter the existing table, तो आपको उसके लिए alter command का use करना पड़ेगा. Like suppose to be if you want to increase the number of attributes, या फिर आप number of attributes को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, या फिर आपने जो already table में attributes बनाए हैं उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सारे मतलब यू वांट टू डू सम मॉडिफिकेशन इन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, इन द साइज ऑफ एट्रीब्यूट और इन द कंस्ट्रेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टर का यूज करते हैं. अब देखिए अल्टर किस तरीके से किया जाएगा यूज, वो देखिए. तो आपने क्या लिखा, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, और अल्टर टेबल के बाद में आप लिखेंगे नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल, उस टेबल का नेम लिख दीजिए जो भी उसका नेम हो. ठीक है. आफ्टर दैट यू वांट टू ऐड सम एट्रीब्यूट्स, सो यू नीड टू राइट ऐड, देन द कॉलम और उसका डेटा टाइप. लाइक स्टूडेंट टेबल है और उसमें सपोज टू बी आपने मार्क्स वाला कॉलम ऐड नहीं किया था, नाउ यू वांट टू ऐड द कॉलम मार्क्स, तो आप क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड मार्क्स और नंबर 3. ठीक है. तो अल्टर लिख दिया टेबल, और अल्टर टेबल के बाद आपने नेम ऑफ टेबल लिख दिया स्टूडेंट, इन विच व्हाट यू वांट टू परफॉर्म ऐड, मतलब यू वांट टू ऐड वन एक्स्ट्रा कॉलम, द नेम ऑफ कॉलम इज मार्क्स, उसका एट्रीब्यूट का डेटा टाइप और उसकी साइज आपने यहां पे मेंशन कर दी. तो दैट वुड बी द वे टू ऐड एट्रीब्यूट इन द एग्जिस्टिंग टेबल. अब देखिए जो भी न्यू एट्रीब्यूट ऐड होगा तो इट मे पॉसिबल कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेबल है, सपोज टू बी यहां पे रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, ठीक है, उसका फोन होगा, तो इनमें ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड होगा, तो ना कुछ डेटा यहां पे ऑलरेडी होगा पहले से. अब आपने अल्टर के थ्रू क्या किया, मार्क्स एक एट्रीब्यूट और ऐड कर दिया. जैसे ही मार्क्स वाला एट्रीब्यूट आपने ऐड किया, ठीक है, जैसे ही मार्क्स वाला एट्रीब्यूट आपने ऐड किया, सो इन दैट कंडीशन यहां पे नल वैल्यूज स्टोर होगी. तो जितनी भी रोज है उनकी करस्पॉन्डिंग डेटा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलम ऐड हुआ है बट उसके करस्पॉन्डिंग डेटा नहीं है. अब इस नल डेटा को मॉडिफाई करना है, मतलब इस नल डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए आपको डीएमएल यूज करना पड़ेगा, अपडेट क्वेरी यूज करनी पड़ेगी इसको मॉडिफाई करने के लिए. अभी सिर्फ एक कॉलम ऐड हुआ है बट दैट कॉलम ऐड विद द नल वैल्यू. सपोज टू भी आप कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं, आप उसको चाहते हैं कि सपोज फोन नंबर है, फोन नंबर वाला जो कॉलम है, जो एट्रीब्यूट है, वो मैं टेबल से हटाना चाहता हूं, तो फॉर दैट यू नीड टू राइट अल्टर टेबल, देन द नेम ऑफ टेबल स्टूडेंट एंड ड्रॉप लिख देंगे फोन. तो जो फोन नंबर वाला कॉलम है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है. तो फोन नंबर कॉलम इज ड्रॉप्ड, तो यहां से ये फोन नंबर वाला कॉलम आपका पूरा हट गया, फोन नंबर कॉलम ड्रॉप हो गया. गॉट इट. नाउ अब अगर सपोज टू बी आप चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट आपने मार्क्स ऐड किया था उसका डेटा टाइप आपने नंबर 3 लिया था, but you want to change that from the number to integer, and you want to change the data type. So alter table student, after then you need to write modify. Modify से क्या समझ में आएगा, अगर आपने add लिखा, इससे ये समझ में आ रहा है कि marks column does not exist in the table, so we need to add the marks column. But आपने लिखा modify, इसका मतलब है कि marks column already added in the table, but we want to modify that. तो आपने लिखा मार्क्स और उसके बाद लिखा इंटीजर 3, तो पहले जो नंबर 3 था वो नंबर 3 से इंटीजर 3 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. आई बात समझ में. अब एक पॉइंट आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे कि जब भी आप चेंज कर रहे हैं, इस टाइप का कोई भी चेंज कर रहे हैं कि मार्क्स से आप उसको इंटीजर में चेंज कर रहे हो, ठीक है, नंबर से इंटीजर में चेंज कर रहे हो, तो ये जो डेटा टाइप कन्वर्जन है ये कब पॉसिबल होगा, जब सपोज टू बी जो न्यू डेटा टाइप आप ले रहे हो वो ओल्ड डेटा टाइप के कंटेंट को या जो भी आपने उसमें डेटा स्टोर किया था उसको सपोर्ट करने वाला हो. पहली चीज. दूसरी चीज कि वो जो साइज है वो प्रीवियस डेटा टाइप की साइज से बड़ी होनी चाहिए,
क्योंकि अगर या बराबर होनी चाहिए, स्मॉल अगर होगी तो डेटा लॉस होगा। तो कभी भी अगर डेटा लॉस होने वाला कुछ चांसेस रहा तो वहां पे आप उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। लाइक सपोज टू बी, इस तरीके से समझ लेते हैं कि अगर मान लो पहले डेटा इंटीजर 5 था और आप उसको इंटीजर 5 से चेंज करके इंटीजर 10 करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साइज का डेटा 10 साइज में आसानी से चले जाएगा। बट अगर पहले डेटा टाइप इंटीजर 10 था, बाद में आप उसको इंटीजर 5 करना चाहते हैं, ठीक है, और अगर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो कि टेबल एम्प्टी थी और इंटीजर 10 था और टेबल एम्प्टी थी तो आप उसको इंटीजर 5 कर सकते हो क्योंकि अभी डेटा नहीं है। बट इंटीजर 10 था और आपने डेटा इंसर्ट कर दिया और उसके बाद आपने इंटीजर 5 कर दिया तो फिर वहां पे डेटा लॉस होने के चांसेस है। तो इन दैट कंडीशन इट डज नॉट गिव्स यू द परमिशन, वो आपको परमिशन नहीं देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई रोल नंबर varchar 3 प्राइमरी की, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपने, देखिए अगेन मॉडिफाई लिखा हुआ है, इसका मतलब जो रोल नंबर था वो टेबल में पहले से बना हुआ था, बट सपोज आप उसको प्राइमरी की बनाना भूल गए। सो व्हाट यू वांट टू मॉडिफाई, यू वांट टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट। अब वो अप्लाई कंस्ट्रेंट कैसे होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई रोल नंबर varchar प्राइमरी की। अब क्या होगा इससे कि क्या प्राइमरी की हम बाद में ऐड कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल वी नीड टू मेंशन द प्राइमरी की। बट अगर भूल गए तो क्या हम बाद में प्राइमरी की बना सकते हैं। तो देखिए अगर टेबल खाली है, एम्प्टी टेबल है, तो देयर इज नो इशू, यू कैन मेक अ प्राइमरी की यूजिंग अल्टर। अब मान लो कि टेबल एम्प्टी नहीं था, टेबल में डेटा था, बट सपोज टेबल में जो डेटा था वो उसी टाइप का डेटा था जिस टाइप का डेटा हम लोग प्राइमरी की में इंसर्ट करते हैं। मान लो मतलब यूनिक डेटा ही आपने इंसर्ट किया हुआ था, बस आप प्राइमरी की बनाना भूल गए थे, तो डेटा तो आपने प्राइमरी की तरह ही इंसर्ट किया हुआ है, तो आप बाद में अल्टर करके उसको प्राइमरी की बना सकते हैं। बट सपोज टू बी आपने रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाया और आपने डेटा भी सिमिलर टाइप का इंसर्ट कर दिया, मतलब जो प्राइमरी की के कंसेंट को फॉलो नहीं करता उस टाइप का डेटा आपने इंसर्ट कर दिया। अब अगर आप अल्टर के थ्रू उसको प्राइमरी की कन्वर्ट करोगे तो वो एरर दे देगा, वो क्या बोलेगा कि एग्जिस्टिंग डेटा इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्राइमरी की, है ना। इस टाइप की कुछ भी मतलब अलग अलग जो आपके सर्वर है उसमें अलग अलग वे होगा रिप्रेजेंट करने का, बट मीनिंग जो कंक्लूजन है वो यही निकलेगा कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो प्राइमरी की सपोर्ट नहीं करता, तो डेटा में चेंज करो। मतलब आप पहले डेटा को प्राइमरी की के लायक बनाओ फिर आप उसको अल्टर करो, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोग ध्यान रखें कि मॉडिफिकेशन पॉसिबल तभी है जब वो, अगर कुछ ओल्ड है उसको आप जब न्यू पे ले जा रहे हो तो इफ इट इज सपोर्टेड मॉडिफिकेशन देन ओनली पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यस दुर्गेश, ओल्ड और न्यू डेटा टाइप सेम रख सकते हैं बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये नंबर है तो आप यहाँ पे साइज, सिर्फ आपको साइज बढ़ानी थी, 3 से 5 करना था, तो नंबर की प्लेस पे नंबर 5 कर दो, वो पॉसिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ रिस्ट्रिक्शन, अल्टर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। सो वी कैन नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ एट्रीब्यूट इफ डेटा इज प्रेजेंट, जो ऑलरेडी मैं पॉइंट आपको बोला कि अगर नंबर 5 था नंबर 3 करना और डेटा प्रेजेंट है तो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट एड कंस्ट्रेंट इफ डेटा अवेलेबल इन द एट्रीब्यूट नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रेंट। वो जो प्राइमरी की के केस में मैंने आपको कहा कि अगर कंटेंट प्रेजेंट है, डेटा प्रेजेंट है टेबल में और आप वहां पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हो लेकिन वो डेटा उस कंस्ट्रेंट को सपोर्ट ही नहीं करता, तो फिर वो कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं हो सकता। प्राइमरी की इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप हर कुछ कर सकते हैं लेकिन टर्म एंड कंडीशन इज अप्लाइड, ठीक है। फिर अल्टर के थ्रू आप रीनेमिंग नहीं कर सकते, मतलब यू कैन नॉट, आप चाहते हैं कि मैं एट्रीब्यूट का नेम पहले मार्क्स था, इस मार्क्स से इस नेम को मैं परसेंटेज में चेंज कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है अल्टर के थ्रू। दूसरा तरीका है उसको करने का, बट विद द हेल्प ऑफ अल्टर वी कैन नॉट रीनेम द एट्रीब्यूट नेम, तो रीनेम नहीं कर सकते हो आप इससे, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉप। अब अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग टेबल आपने बनाई थी एंड यू वांट टू ड्रॉप दैट टेबल परमानेंटली, मतलब आप उसका स्ट्रक्चर पूरा डिलीट करना चाहते हो, जब स्ट्रक्चर डिलीट करोगे तो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो ड्रॉप के लिए क्या लिखना है आपको लिखना है ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। क्या लिखेंगे? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट टेबल है
वो आपका वहां पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, नाउ ड्रॉप टेबल एंड द नेम ऑफ टेबल। स्टूडेंट इज व्हाट? इट इज नेम ऑफ टेबल। तो सिंपल ड्रॉप टेबल स्टूडेंट इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। टेबल पूरा स्ट्रक्चर डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। अब अगर आप किसी टेबल को ड्रॉप नहीं करना चाहते, उसके अंदर के कंटेंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट टेबल आप चाहते हो कि स्टूडेंट टेबल का जो स्ट्रक्चर है, मतलब उसके नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह जो भी ये सब बना हुआ रहे, बट इसका जो अंदर का कंप्लीट डेटा है, यू वांट टू डिलीट दैट डेटा परमानेंटली। सो फॉर दैट यू नीड टू डू द ट्रंकेट। तो आपको लिखना पड़ेगा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट। तो जैसे आपने लिखा ट्रंकेट टेबल स्टूडेंट, उस स्टूडेंट टेबल का जो डेटा होगा, है ना, ये स्टूडेंट टेबल है, इसका जो डेटा होगा इनसाइड दैट, वो परमानेंटली आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिलीट हो जाएगा। एंड डीडीएल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड कमांड, है ना। डीडीएल कमांड जो होती है वो ऑटो कमिटेड होती है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पॉइंट बोला था, डीडीएल कमांड्स आर ऑटो कमिटेड कमांड। इसका मतलब है कि एक बार आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो उससे जो भी चेंजेस होंगे वो परमानेंटली सेव हो जाएंगे। यू कैन नॉट रोल बैक दैट चेंजेस। ओके, नाउ सी हियर द नेक्स्ट इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर आपको डेटा को मैनिपुलेट करना है ना, आप डेटा में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो डेटा मैनिपुलेट किस तरीके से किया जाएगा, DML किस तरीके से वर्क करता है। The first thing is that DML commands are not auto committed, means whatever you are writing or whatever the changes done by the DML, they are not auto committed. If you want to save that changes permanently, you need to use the commit, and if you want to roll back, you need to apply the rollback. So rollback क्या करेगा? It change or it roll back all the changes done by the your queries since last commit. तो DML ने जो भी चेंजेस किए वो सारे रोल बैक हो जाएंगे जब तक कि आखिरी कमिट नहीं हुआ होगा। ठीक, अब DML में बहुत सारी टाइप की होती है। इंसर्ट होता है, सिलेक्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग टेबल है एंड इन दैट पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टेबल यू वांट टू इंसर्ट अ डेटा, सो हाउ यू कैन डू दैट थिंग, किस तरीके से इंसर्शन होगा। ठीक है, सो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले यू नीड टू राइट इंसर्ट इनटू, ठीक है, सो इंसर्ट इनटू, देन द नेम ऑफ टेबल, देन व्हाट यू वांट टू इंसर्ट, यू वांट टू इंसर्ट वैल्यूज, सो यू नीड टू राइट वैल्यूज इन ब्रैकेट वैल्यू 1। अब यहां पे जो भी वैल्यू लिखोगे ये किस में चले जाएगा? एट्रीब्यूट फर्स्ट में, वैल्यू 2 मतलब सेकेंड एट्रीब्यूट। सो देयर इज अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगा लाइक इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। फर्स्ट आपने लिखा CS101, तो ये उसका रोल नंबर हो गया। सेकंड आपने लिखा राज, तो ये उसका नेम हो गया। थर्ड आपने लिखा डेट ऑफ बर्थ, तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। फोर्थ आपने लिखा मोबाइल नंबर या फोन नंबर, तो ये उसका फोन नंबर हो गया। तो सिमिलर टाइप की रो जो है वो जाके और इस स्पेसिफिक टेबल की फर्स्ट रो बन जाएगी अगर इनिशियली टेबल एम्प्टी थी तो। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू इंसर्ट डेटा इन अ स्पेसिफिक रो, आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक रो में डेटा इंसर्ट करना, ना कि पूरी टेबल में डेटा इंसर्ट करना, तो उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक कॉलम, देखिए क्या करना होगा। लेट्स सी हियर, लाइक फर्स्ट मैंने कहा, फर्स्ट कॉलम था मेरा रोल नंबर, सेकेंड कॉलम है सपोज टू बी नेम, थर्ड कॉलम था डेट ऑफ बर्थ, और फोर्थ कॉलम था फोन नंबर। ठीक है, लाइक दिस। सपोज यू वांट टू इंसर्ट द कंप्लीट रो, तो कुछ नहीं है, आपको क्वेरी इस तरीके से लिख देनी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज एंड द कंप्लीट रो की इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो भी वैरकेर मतलब जिसका डेटा टाइप वैरकेर होगा उसका कंटेंट कोट्स के अंदर आएगा आपका, है ना, ये ध्यान रखेंगे लाइक दिस। नाउ अब आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉलम में डेटा ऐड करना। सपोज यू वांट टू इंसर्ट डेटा, फर्स्ट डेटा तो आपने इंसर्ट कर दिया, सेकंड में आप चाहते हैं सिर्फ उस बच्चे का रोल नंबर और नेम लिखना, बाकी डेट ऑफ बर्थ फोन नंबर नहीं चाहते। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से सिर्फ फर्स्ट 2 एट्रीब्यूट लिख के यहीं पे क्लोज कर दोगे देन इट गिव्स यू एरर, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि स्टूडेंट टेबल के कौन से एट्रीब्यूट्स में इन वैल्यूज को पास करना है। ठीक है,
तो फॉर दैट यू नीड टू मेंशन कॉलम्स ऑल्सो. कैसे? तो यहां लिखना होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट. नाउ इन ब्रैकेट यू नीड टू राइट द कॉलम रोल नंबर कॉमा नेम. मतलब आपको ये दो कॉलम्स में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो यू नीड टू राइट रोल नंबर कॉमा नेम. वैल्यूज, अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो रोल नंबर में चली जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो नेम में चली जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट यहां स्पेसिफाई करने पड़ते हैं. If you want to insert the complete row, so no need to specify the attribute, simply you can write the student. But if you want to insert data in a specific row, so you if you want to insert data in a specific column, then you need to mention that columns here. तो आपको उन columns को यहाँ पे mention करना पड़ेगा. आई बात समझ में? Are you getting my point? चलिए, तो ये तो बात हुई इंसर्ट की. अब अगर हमें अपडेट करना है ना, इफ यू वांट टू अपडेट द कंटेंट, सो अपडेट कैसे किया जाएगा? सो अपडेट, देन द नेम ऑफ टेबल, सेट column corresponding to that values. If you want to update the multiple columns, then you can write that by comma multiple columns. आप एक साथ अपडेट कर सकते हैं. अपडेट जनरली कब यूज होता है? जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का फोन नंबर मेरे को अपडेट करना था. ठीक है, अब मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट फोन इज इक्वल्स टू 96969696 लाइक दैट. नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन. क्या चेंजेस होंगे आपके टेबल पे या डेटाबेस पे? चेक इट एंड टेल मी. बताइए क्या होगा? So that changes made on all the cells है ना, उस टेबल का जो कॉलम है फोन नंबर, सभी का फोन नंबर इस पे चेंज हो जाएगा. बट सपोज हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का फोन नंबर जो है वो ये हो. सो फॉर दैट वी नीड टू मेंशन द कंडीशन. और जब भी कंडीशन मेंशन करनी होती है, फॉर दैट वी आर यूजिंग वेयर क्लॉज. तो वेयर आप यूज करते हो. तो अगर आपने सिर्फ लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट फोन इक्वल टू दिस, क्वेरी सही है, क्वेरी चल भी जाएगी, लेकिन कॉलम, पूरे कॉलम में जो फोन नंबर है वो इस पे सेट हो जाएगा. हम ये नहीं चाहते. हम क्या चाहते हैं कि जो एक स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 101 है, सिर्फ उसका जो फोन नंबर है वो ये हो जाए. सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू? सो इन दैट कंडीशन वी नीड टू राइट वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू 101 लाइक दिस. तो अभी कोई दिक्कत नहीं है. अब जो भी अपडेट हुआ है वो 101 के करस्पॉन्डिंग ही होगा. तो 101 जिसका रोल नंबर है उसका फोन नंबर चेंज होकर ये हो जाएगा. ठीक है, आप एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स अपडेट करना चाहते हैं. आप फोन नंबर तो चाहते थे, इसके साथ में और कुछ भी चेंज करना चाहते हैं. सपोज टू भी कोई कस्टमर है, उस कस्टमर का कस्टमर आईडी 1 है. अब आप उसके नेम को और उसकी सिटी को चेंज करना चाहते हो, तो क्या लिखोगे? यू नीड टू राइट अपडेट कस्टमर, द नेम ऑफ टेबल, सेट कॉन्टेक्ट नेम इज इक्वल्स टू राहुल, मतलब उसका नेम जो है वो राहुल करना है. सिटी जो है वो इंदौर करना है. कहां करना है ये चेंजेस? सो वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1. तो यू कैन मेंशन द मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हियर if you want to change the multiple attributes simultaneously corresponding to a particular row या corresponding to a particular condition or in a table. कैसे भी करना हो आप वो कर सकते हो. ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इंसर्ट की बात की थी, तो अभी जो हमने प्रीवियस क्वेरी लिखी थी उसमें हमने क्या किया था? सिंगल रो इंसर्ट की थी. यहां हम इसको बोलते हैं कि इंडिविजुअल रो हम लोग इंसर्ट कर रहे थे. अब अगर मान लो सिंगल या इंडिविजुअल रो इंसर्ट नहीं करना है, हमें मल्टीपल रोज इंसर्ट करना है, तो हाउ वी कैन इंसर्ट द मल्टीपल रोज इन अ टेबल? टेबल में मल्टीपल रोज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? सो आप बोलेंगे सर ये जो क्वेरी है इसको मल्टीपल टाइम लिख दीजिए, इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू इंसर्ट इनटू. यस वी कैन डू दैट थिंग, बट हम बार बार क्वेरी को लिख रहे हैं, मल्टीपल रोज आपकी इंसर्ट हो जाएंगी.
लेकिन हम एक सिंगल क्वेरी से मल्टीपल रो अगर इंसर्ट करना चाहते हैं देन हाउ वी कैन राइट। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू राइट इंसर्ट इनटू टेबल नेम लाइक स्टूडेंट। अब सपोज कंप्लीट रो इंसर्ट करनी थी तो स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, फिर इन ब्रैकेट। अब आपने फर्स्ट रो मेंशन कर दी तो फर्स्ट रो मेंशन कर दीजिए, जो भी फर्स्ट रो में जितना भी डेटा है उसको ब्रैकेट के अंदर। देन सिमिलरली सेकंड रो मेंशन कर दीजिए, देन सिमिलरली थर्ड रो मेंशन कर दीजिए यूजिंग कॉमा। तो नंबर ऑफ रोज आप मेंशन ब्रैकेट के अंदर, ये दैट वुड बी द रो नंबर 1, दैट वुड बी द रो नंबर 2। जो भी रोज लिख रहे हैं इनके बीच में कॉमा अप्लाई करेंगे, दैट वुड बी द रो नंबर 3। और एट द एंड ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा के और उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। जैसे ये किया तो वो सारी रोज एक साथ इंसर्ट हो जाएगी, सारी रोज एक साथ इंसर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? सो वी कैन डू दैट थिंग, वी कैन इंसर्ट मल्टीपल रोज वाया सिंगल क्वेरी ऑल्सो। तो मल्टीपल रोज को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपडेट का तरीका था। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट समथिंग, आपको टेबल से कुछ कंटेंट को डिलीट करना है या पूरी टेबल का कंटेंट डिलीट करना है, तो यू नीड टू राइट डिलीट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर टेबल का सारा डेटा डिलीट हो गया, या फिर आप डिलीट फ्रॉम की प्लेस पे डिलीट स्टार फ्रॉम कस्टमर भी लिख सकते हैं। स्टार इज बेसिकली यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टेबल। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार ऑल एट्रीब्यूट्स। तो जितने भी उस टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं उन सारे एट्रीब्यूट्स का डेटा जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ट्रंकेट के थ्रू डिलीट किया तो वापस डेटा आने वाला नहीं है, डिलीट के थ्रू डिलीट किया तो एक चांस है, रोल बैक कर दोगे तो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर डिलीट के बाद कमिट कर दिया तो वही ट्रंकेट वाली स्थिति हो जाएगी। गॉट इट? चलिए, नाउ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, मतलब मुझे सर पूरी टेबल का डेटा थोड़ा ना डिलीट करना था, मुझे तो कोई स्पेसिफिक रो को डिलीट करना था। जिस स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है मुझे उसका पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है। सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू? तो यू नीड टू राइट डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट where roll number is equals to 101। तो 101 स्टूडेंट जिसका रोल नंबर है उसकी पूरी रो आपका क्या हो जाएगी बेटा? डिलीट हो जाएगी। सो कंप्लीट रो इज डिलीटेड। गॉट माय पॉइंट? अब आप चाहते हैं कि सर मैं उस स्टूडेंट की पूरी रो थोड़ी ना डिलीट करना चाहता था, मुझे तो सिर्फ उसके मार्क्स डिलीट करने थे। तो आपको क्या लिखना होगा? या आप चाहते हैं कि सर उसका फोन नंबर और उसके मार्क्स दोनों डिलीट हो जाए। So you need to write delete marks comma phone from student where roll number is 101। ओके, दोनों चीज डिलीट हो गई। सपोज टू बी आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, मार्क्स है, सॉरी एम्प्लॉय के मार्क्स कैसे होंगे, सैलरी है। चलिए 3 एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय टेबल में, ठीक है। और आपको एक क्वेरी दी हुई है डिलीट, सपोज एम्प्लॉय नंबर को प्राइमरी की मान लेते हैं, एम्प्लॉय नेम मतलब नेम जो भी है वो होगा उसका, जो भी सैलरी होगी वो होगी। एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप, एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप और सैलरी का डेटा टाइप जो भी आपको कंसीडर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। माय क्वेरी इज डिलीट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम is equals to Kush, like this. Okay, so what would be output of this query? Tell me, इस query का output क्या होगा बताइए।
क्या आएगा बेटा इसका आउटपुट? If that would be the table, employee number, employee name, salary, employee number is the primary key. Delete employee number from employee where employee name equal to Kush. So tell me. Employee number column data will have null value for all rows where name equal to Kush. ठीक है. What about others? Kush row will be deleted. Kush row will be deleted. Kush row कैसे डिलीट होगी बेटा? हम तो सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू डिलीट कर रहे हैं, तो रो तो डिलीट नहीं होने वाली. What about others? बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? देखिए अब ध्यान से समझिएगा पॉइंट. मान लो कि कुश ये था यहां पे, उसका सैलरी कुछ था इधर, और उसका एम्प्लॉय नंबर था 101. ठीक है. अब आपको इसका एम्प्लॉय नंबर डिलीट करना है. जैसे ही आप एम्प्लॉय नंबर को डिलीट करने गए, डिलीट कर दिया, डिलीट किया तो यहां क्या हो गया? यहां नल हो गया. अब मैंने आपको क्या बोला था कि एम्प्लॉय नंबर क्या है बेटा? प्राइमरी की है. मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि एम्प्लॉय नंबर इज अ प्राइमरी की. तो क्या प्राइमरी की नल वैल्यूज को अलाउ करेगी क्या? क्या प्राइमरी की नल वैल्यूज को अलाउ करेगा क्या? टेल मी. प्राइमरी की से नल वैल्यूज अलाउ होगी क्या? नहीं होगी. प्राइमरी की कैन नॉट अलाउ दी नल वैल्यूज. मतलब कि अगर मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया तो ये मेरी प्राइमरी की को नल कर देगा, जो कि वहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल. सो दिस ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म्ड. नॉट परफॉर्म्ड. ये ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होगा, कुछ भी डिलीट होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो ये नल हो जाएगा और नल की परमिशन नहीं दी जाएगी. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है. आई बात समझ में? तो अगर आप डिलीट के थ्रू कुछ ऐसा डिलीट कंटेंट डिलीट करते हैं जिसकी वजह से आपके एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स वायलेट होते हैं, तो वो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं होते. ये बात हमेशा ध्यान रखना. तो हम लोग को क्या लगता है? हमको लगता है हाँ ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम इज कुश. आप समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है, कुश का एम्प्लॉय नंबर डिलीट करना है, तो जहां पे भी कुश लिखा हुआ है उसके सामने जो जो एम्प्लॉय नंबर होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की था. ठीक है. अगर एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की नहीं होता देन डेफिनेटली वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता. बट इफ एम्प्लॉय नंबर इज अ प्राइमरी की, सो यू कैन नॉट परफॉर्म दिस ऑपरेशन. आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए सो बढ़ते हैं आगे. डिलीट के केस में ये चीज है, देखिए इंसर्शन के टाइम पे भी सेम चीज है ना. जैसे डिलीशन के टाइम पे ना, वैसे इंसर्शन के टाइम पे भी है. अब इंसर्शन के टाइम पे कैसे? मान लो आपने फर्स्ट रो इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज. अब यहां पे आपने फर्स्ट वैल्यू 101 CS101 ले लिया, सपोज CS101, जस्ट मिनट, लाइक CS101, और उसके आगे का जो भी डेटा था आपने इंसर्ट किया. अब सेकंड रो भी आपने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया, और यहाँ पे आपने फिर से CS101 लेके और सपोज इंसर्ट करने गए, और आपने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया था. तो अगर एक बार ऑलरेडी CS101 इंसर्ट हो चुका है, तो सेकंड टाइम अगर आप सेम वैल्यू को, सेम रो को इंसर्ट करने जाओगे, देन 100% इट गिव्स यू द मैसेज और एरर कि मतलब अल्टीमेटली यहां पे एरर क्या होगी? सिंटेक्स तो सही है, तो सिंथेटिकली कोई एरर नहीं है, लॉजिक में गड़बड़ थी. तो फर्स्ट रो का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, सेकंड रो का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. बस इतना आएगा. सेकंड रो का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. वो बोलेगा कि भाई ऑलरेडी CS101 एग्जिस्ट करता है टेबल में, तो इससे कोई चेंज नहीं होंगे. ठीक. Now the third is if you want to retrieve data from the database. अगर आपको डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट क्वेरी को यूज करते हैं. अब सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? तो लाइक सिंपली इफ यू आर राइटिंग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो जो भी टेबल है उस टेबल में जितने भी कॉलम्स है, जितनी भी रोज है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी. सो कॉलम्स, उन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा वहां पे दिया हुआ है, कंप्लीट रो, कंप्लीट रोज, ऑल द कॉलम्स डेटा इज डिस्प्लेड. ठीक है. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो उसके सारे एट्रीब्यूट और उनकी
टपल्स आपको मिल जाएगी। अब आप पूरे स्टूडेंट टेबल का डेटा सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे, यू वांट टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम द स्पेसिफिक रो, तो उसके लिए आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। ठीक है, तो आपने क्या लिख दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। तो अब जो 101 वाली स्पेसिफिक रो है, उस स्पेसिफिक रो का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा कि रो 101 है, नेम कुछ है, मार्क्स सपोज 98 है, फोन नंबर 9696 कुछ है, लाइक दैट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो गई। नाउ अब आप ये नहीं चाहते थे, आप चाहते थे सिर्फ रोल नंबर 101 का नेम देखना था आपको, तो आपको यहां लिखना होगा सिलेक्ट स्टार, लिखा मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट कॉलम। नेम लिखा, इसका मतलब है कि हम सिर्फ उस स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज 101, तो 101 का सिलेक्ट हो जाएगा डेटा। अब यहां पे आपने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम कॉमा फोन नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, बट कोई वेयर कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि जो नेम वाला कॉलम है और जो फोन वाला कॉलम है, ये दोनों कॉलम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक कॉलम, तो आपको जो भी स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट के साथ लिख देंगे। अगर कोई कंडीशन है तो वेयर के साथ लिख देंगे, और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो वेयर नहीं लगाएंगे। नाउ एक पॉइंट यहां पे याद रखें, देयर इज वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। वो क्या है, जब भी आप एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी के एग्जीक्यूशन की हम लोग बात करें, है ना, व्हेनेवर यू वांट टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी, सिंपल क्वेरीज होती तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने जो अभी स्क्रीन पे लिखी हुई है, सिंपल क्वेरीज है ना, सिंपल सा लिखा हुआ है तो पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या है। और क्यों फोर्थ जनरेशन मैंने कहा था, देखो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो इस काइंड ऑफ इंग्लिश स्टेटमेंट के सिलेक्ट नेम मतलब नेम सिलेक्ट करना है, फ्रॉम कहां से, स्टूडेंट से, वेयर वेयर मतलब कंडीशन क्या है जहां रोल नंबर 101 है। तो what we can say, it is kind of a English statement, that's why it is a 4GL, fourth generation, not exactly English but it is kind, मतलब उसके तरीके का है। तो ये क्या हो गया, आपका फोर्थ जनरेशन था। अब ये सिंपल क्वेरीज तो पढ़ के समझ में आ रही है, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आ जाती हैं और उनको एग्जीक्यूट करना होता है तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। अब अभी तक इसके पहले हमने जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, लाइक क्रिएट करना हुआ, इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, अपडेट करना हुआ, अल्टर हुआ, ट्रंकेट हुआ, इन सभी के लिमिटेड वे है परफॉर्म करने के, तो बस आप उतने तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, उससे ज्यादा तरीके परफॉर्म करने के नहीं है। बट व्हेन यू वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, मतलब जब आप बात आती है सिलेक्ट की, तो देयर आर सो मेनी वेज टू सिलेक्ट द डेटा, कितना ही तरीका हो सकता है उसका, कितने ही वे हो सकते हैं क्वेरी को लिखने के। जब डेटा इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट क्वेरी यूज करना है, बात खत्म हो गई। लेकिन जब डेटा सिलेक्ट करना है तो आपको सिंगल टेबल का डेटा सिलेक्ट करना है, 2 टेबल से डेटा सिलेक्ट करना है, 3 टेबल से डेटा सिलेक्ट करना है, कुछ रिलेटेड डेटा सिलेक्ट करना है, कुछ कंडीशन अप्लाई करके डेटा सिलेक्ट करना है, टेबल्स को ज्वाइन करके डेटा सिलेक्ट करना है, टेबल में नेस्टिंग करके डेटा सिलेक्ट करना है। तो देयर आर मतलब मेनी वेज टू सिलेक्ट दैट डेटा। स्पेसिफिक काइंड का डेटा सिलेक्ट करना है, वो डेटा सिलेक्ट करना है जो ए से शुरू होता है, वो डेटा सिलेक्ट करना है जो टी से खत्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं क्वेरी को लिखने के। तो एसक्यूएल में जो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को पढ़नी है वो है रिट्रीवल के बारे में, कि हाउ वी कैन रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस और हाउ मेनी वेज आर देयर टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं क्वेरी की जो शुरुआत है वो किससे करनी पड़ती है, सिलेक्ट से, मतलब वी नीड टू सिलेक्ट समथिंग, कुछ सिलेक्ट करना है ना, तो वी नीड टू सिलेक्ट समथिंग। लेट्स सी हियर, अब अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं कि क्वेरी आपने लिख तो दी सर, उसका एग्जीक्यूशन कैसे पता चलेगा। तो जब भी एसक्यूएल क्वेरीज को आपको एग्जीक्यूट करना है तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन मैटर्स। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ये छोटी सी पॉइंट है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आपको पता है तो आपकी क्वेरी का आउटपुट कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए 2 चीजें होती हैं, अगर हम लोग एज अ प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं तो आप जो क्वेरी लिखते हो वो आप कहां पे लिखते हो, एसक्यूएल ओरेकल में लिखी, सपोज आपने क्वेरी माई एसक्यूएल सर्वर पे लिखी, तो वहां पे एसक्यूएल इंजन है, वो आउटपुट आपको दे देता है, एरर आपको दे देता है, तो वो तो बहुत आसान बात हो गई।
बट हमें क्या करना है, वी नीड टू रन दैट कोड, या हम उसको बोलते हैं ड्राई रन, हमें उस कोड को करना है विदाउट द हेल्प ऑफ क्वेरी इंजन या विदाउट द हेल्प ऑफ कंपाइलर। अगर मुझे कोई प्रोग्राम या कोई क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है तो फॉर दैट आई नो हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। सी का प्रोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि कंपाइलर तो कर देगा, लेकिन गेट के क्वेश्चन है तो गेट के क्वेश्चन में कंपाइलर नहीं दिया हुआ है, आपका दिमाग ही कंपाइलर ना। यू नीड टू कंपाइल, यू नीड टू इंटरप्रेट, यू नीड टू रन, यू नीड टू गिव द आउटपुट। और सिमिलरली आजकल कैंपस प्लेसमेंट में भी ड्राई कोड, मतलब आपसे ड्राई रन करवाते हैं कोड को, मतलब विदाउट कंपाइलर, दे आर गिविंग यू अ कोड एंड और दे आर आस्किंग व्हाट इज द आउटपुट, तो कंपाइलर नहीं है वहां पे। तो अल्टीमेटली उस केस में आप लोग को क्या करना पड़ता है, आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। तो एसक्यूएल में भी वही है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेरी है, सपोज यही क्वेरी आपको दे दी और आपको पूछा कि ये क्वेरी का जो एग्जीक्यूशन है वो किस ऑर्डर में हो रहा है, अगर ये हमें पता है तो हम बहुत आसानी से आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 101, तो सबसे पहले मुझे कहां जाना है, सबसे पहले मुझे नेम पे जाना है, सबसे मुझे रोल नंबर पे जाना है, या सबसे पहले मेरे को स्टूडेंट टेबल पे जाना है। सो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो टू द स्टूडेंट टेबल। इसका मतलब है कि सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज जो है वो सॉल्व होता है। सबसे पहले आप जाते हैं किसके पास में, फ्रॉम के पास में, और फ्रॉम क्लॉज को आप सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं। आया पॉइंट समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू फ्रॉम, मतलब स्टूडेंट के पास पहुंच गए आप। फिर फ्रॉम के बाद सेकंड आप जाते हैं व्हाट इज द कंडीशन, वेयर। अभी देखिए ये सिर्फ मैं इस क्वेरी की बात कर रहा हूं, एक जनरलाइज स्टेटमेंट जब आगे हम थोड़ा पढ़ लेंगे, जॉइंस वगैरह सब आ जाएंगे, है ना, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि ओवरऑल ऑर्डर क्या हम लोग को देखना चाहिए। अभी इस क्वेरी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले फ्रॉम पे जाएंगे, फ्रॉम मतलब कि स्टूडेंट पे पहुंच गए। अब स्टूडेंट पे पहुंचने के बाद डायरेक्टली नेम नहीं ले लेंगे, अब स्टूडेंट पे पहुंचे, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ओवर दैट टेबल, तो कंडीशन वेयर, तो वेयर कंडीशन को अप्लाई करवाया, रोल नंबर 101, तो अब आपके पास सिर्फ एक ही रो बची। अब आप क्या करेंगे, वॉट एवर विल बी द ऑपरेशन दैट यू वांट टू परफॉर्म, व्हाट यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा। सो थर्ड आप फिर उस कंटेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट टेबल पे गए, कंडीशन सेटिस्फाई करवाई, कंडीशन सेटिस्फाई करवाने के बाद जो रिमेनिंग टपल्स बची उनका नेम सिलेक्ट कर दिया। तो ये तरीका होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का। अब देखिए एक इस टाइप के क्वेश्चन जनरली गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन वी नीड टू परफॉर्म और वी नीड टू मेक अ टेबल एंड देन वी नीड टू रन अ क्वेरी, और आपसे पूछा है व्हाट वुड बी द आउटपुट। सो एक बार सभी बच्चे ट्राई करें इसको और बताइए मुझे कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट वुड बी आंसर फॉर दिस।
x इक्वल्स टू 1, y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दोनों 1 है, x और y दोनों का वैल्यू 1 है. x and y both is equals to 1. Question says that you have a table T and that consists 2 columns, X and the another column is Y. So X और Y दो कॉलम है आपके पास में. Let mx and my denote the respective maximum value of x and y among all records in the table at any point of time. Okay. इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ पे x और y 1 1 एक फर्स्ट रो इंसर्ट की. अब mx और my जो है, mx और my जो है that is the maximum value at a specific time for that particular data. Now in table we are going to insert 128 tuples and we are going to insert the value of x is equals to mx plus 1 और जो y का वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो 2 into my plus 1 करेंगे. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे x का वैल्यू तो 1 है, तो 1 plus 1 नेक्स्ट रो कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, so 2 into 1 plus 1 it become 3. Now at that point of time what is the largest value of x 2, तो उसमें प्लस 1 करके अगली रो इंसर्ट कर देंगे और इसमें लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 3, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है, इट बिकम 7. नाउ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम mx का वैल्यू कितना हो गया 3, मतलब आफ्टर इंसर्टिंग एवरी रो mx और my चेंज होता जाएगा. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और यहाँ पे 7 into 2 14, 14 plus 1 15, फिर यहाँ पे आया 5, फिर यहाँ पे आया 15 into 2 30 plus 1 31, फिर इधर लिख देंगे 5 plus 1 6, 31 into 2 62 plus 1 63, फिर यहाँ लिख दिया 7 7 और 63 into 2 126 plus 1 127. अब आपसे जो ऐसे ये 128 टाइम्स रो इंसर्ट होती जाएंगी, लेकिन क्वेरी आपसे क्या पूछिए, सिलेक्ट y फ्रॉम t वेयर x इक्वल टू 7. तो जहां x का वैल्यू 7 है वहां पे y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू 127 है. सो यू कैन गो विथ ऑप्शन ए लाइक दिस. तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. तो यू should have knowledge about this. Okay. Is it clear? पॉइंट क्लियर था. तो ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो डेटा मैनिपुलेशन के बारे में था कि अगर आपको जो डेटा दिया हुआ यू वांट टू मैनिपुलेट दैट डेटा तो वो किस तरीके से किया जाएगा. तो दैट इज अबाउट द डेटा मैनिपुलेशन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा कंट्रोल, जो थर्ड कैटेगरी है ना. सिलेक्ट हालांकि हमको बहुत पढ़ना है, अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है दिस काइंड ऑफ ओवरव्यू, एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से कौन कौन से क्लॉजेस डीडीएल में थे, डीएमएल में थे और डीसीएल में है ना. उसके बाद फिर हम इन डेप्थ चीजों को पढ़ते जाएंगे. सो डेटा कंट्रोल, अब कंट्रोलिंग के लिए जैसे आपको कहा था कि क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, कमिट, रोलबैक, ग्रांट, रिवॉक एंड सेव पॉइंट. कमिट का कुछ नहीं, कमिट के लिए सिंपली यू नीड टू राइट द कमिट, दैट्स इट, हो गया कमिट. रोलबैक के लिए यू नीड टू राइट द रोलबैक, हो जाएगा रोलबैक सिंस लास्ट कमिट. ग्रांट और रिवॉक किस तरीके से किया जाता है, लेट्स सी हियर. सो जब भी हम ग्रांट स्टेटमेंट यूज करते हैं तो व्हाट वी वांट टू गिव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रिविलेज टू अ स्पेसिफिक यूजर और टू अ स्पेसिफिक रोल. मतलब डेटाबेस में क्या होते हैं, कोई यूजर्स होते हैं, कुछ रोल होते हैं, है ना. तो उस रोल को हमें क्या करना है वो स्पेसिफिक प्रिविलेज देना है या किसी ग्रुप को स्पेसिफिक प्रिविलेज देना है, तो वो हम ग्रांट के थ्रू क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. ठीक है. So simply use the grant statement to give the privilege to a specific user or a specific role or to all the users
टू परफॉर्म एक्शन ऑन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। जो भी आप डेटाबेस बना रहे हो, अगर आपको पूरे डेटाबेस के ऊपर करवाना है या डेटाबेस की किसी स्पेसिफिक टेबल के ऊपर करवाना है या उस टेबल के भी कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के ऊपर करवाना है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से उस परमिशन को देना चाहते हो। ठीक है, अब ग्रांट से हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम जो भी परमिशन देंगे या तो हम किसी स्पेसिफिक रोल को वो परमिशन देंगे या किसी स्पेसिफिक यूजर को वो परमिशन देंगे, या फिर हम उस परमिशन को पब्लिक कर देंगे। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी उस डेटाबेस को एक्सेस करे, उस टाइप का वो ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब देखिए किस टाइप के प्रिविलेजेस हम लोग दे सकते हैं ना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेजेस दैट वी कैन गिव। सो आप प्रिविलेज दे सकते हो डिलीट डेटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक टेबल, मतलब आपने यूजर को या किसी रोल को या किसी ग्रुप को परमिशन दी कि वो डेटा से टेबल डिलीट कर सकता है। यू कैन गिव सच टाइप ऑफ प्रिविलेज। या इंसर्ट डेटा इनटू द स्पेसिफिक टेबल, आप इंसर्शन के लिए परमिशन दे सकते हैं। अगर आपने डिलीट की परमिशन दी तो ही वो डिलीट कर पाएगा, अगर आपने इंसर्ट की परमिशन दी तो ही वो इंसर्ट कर पाएगा। ठीक है, नाउ क्रिएट अ फॉरेन की रेफरेंस टू द नेम्ड टेबल और टू द सब टेबल ऑफ द कॉलम फ्रॉम द टेबल। मतलब आप एक एग्जिस्टिंग टेबल आपके पास है, आप एक न्यू टेबल बना रहे हो और आपको उसमें क्या करना है, फॉरेन की रेफरेंस देना है। फॉरेन की जनरली क्या होता है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा था कि इट इज टाइप ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। बट जब हमें दो टेबल के बीच में कुछ रिलेशनशिप बनाना है और डेटा के बीच में रेफरेंस क्रिएट करवाना है, मतलब एक बेस टेबल है और एक डेराइव टेबल है। अब बेस टेबल की कुछ इंफॉर्मेशन लेके आनी है डेराइव टेबल में, फॉर दैट यू नीड टू मेक अ रेफरेंस, और वो रेफरेंस फॉरेन की के थ्रू बनता है। तो वो परमिशन देनी है बनाने की या नहीं देनी है, वो भी आप प्रिविलेज दे सकते हो। फिर आप उस टेबल से डेटा सिलेक्ट, मतलब इफ यू वांट टू व्यू द डेटा, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द डेटा, या उसका कॉलम या सबसेट ऑफ अ कॉलम, मतलब आप चाहते हैं कि यूजर पूरी कॉलम, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करें तो जब आप रिजल्ट एक्सेस करते हो तो रिजल्ट आप सिर्फ कौन सा देख पाते हो, सिर्फ आप जब वेबसाइट पे जाते हो तो आप सिर्फ आपका रिजल्ट देखते हो, ना कि पूरी कॉलेज का या पूरी क्लास का रिजल्ट देख पाते हो। तो वहां पे क्या किया हुआ है, अगर एक व्यू क्रिएट किया हुआ है या एक परमिशन दी हुई है, तो हर स्टूडेंट को एक प्रिविलेज दिया हुआ है कि वो सिर्फ उस स्पेसिफिक रो का डेटा देख सकता है, उसके पहले और उसके बाद का डेटा वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए ट्रिगर ऑन द टेबल। कैसे क्रिएशन किया जाता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अपडेट डेटा इन द टेबल, आप अपडेशन कर सकते हो। इफ यू वांट टू रन अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑन अ प्रोसीजर और ऑन अ टेबल, तो उसके लिए प्रिविलेज दिए जा सकते हैं। यूज अ सीक्वेंस जनरेटर और अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इफ यू वांट टू मेक सम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप या कोई सीक्वेंस जनरेटर बनाना चाहते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रिविलेजेस हैं जो कि हम ग्रांट कर सकते हैं किसी ग्रुप को, किसी यूजर को। ठीक है, सो एसक्यूएल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर दिस। अब देखिए करना कैसे है, उसके लिए क्वेरी क्या लिखी जाती है। सो ग्रांट सबसे पहले लिखना है, फिर प्रिविलेज टाइप, हियर यू नीड टू मेंशन द प्रिविलेज टाइप। अब वो हो सकता है डिलीट, इंसर्ट, रेफरेंस, सिलेक्ट, ट्रिगर, अपडेट। जो प्रीवियस वाली उसमें मैंने लिखे थे ना सारे पॉइंट्स, उन्हीं के लिए लिखना क्या है। अगर डिलीट करना है तो ग्रांट डिलीट, इंसर्ट प्रिविलेज देना है तो ग्रांट इंसर्ट, रेफरेंस मतलब फॉरेन की क्रिएशन का प्रिविलेज देना है तो ग्रांट रेफरेंस, आपको सिलेक्ट प्रिविलेज देना है कि वो डेटा को सिर्फ देख सके, रिट्रीव कर सके। सो ग्रांट सिलेक्ट, you want to give a privilege to make a trigger, so trigger लिखना है। आपको उसको अपडेट का प्रिविलेज देना है तो आपको अपडेट लिखना है, और ब्रैकेट में कॉलम की लिस्ट भी लिखेंगे कि वो कौन कौन से कॉलम्स पे अपडेट कर सकता है। लिस्ट अगर मेंशन नहीं की तो वो पूरी टेबल के डेटा को अपडेट कर सकता है। लिस्ट मेंशन कर दी कि वो उसका फोन नंबर चेंज कर सकता है और एड्रेस चेंज कर सकता है, तो सिर्फ वो चेंज होंगे। वो उसके मार्क्स चेंज नहीं कर सकता तो मार्क्स चेंज नहीं कर पाएगा, लाइक दैट। फिर ऑन के बाद यहां पे आपको लिखना पड़ता है टेबल, व्हाट इज द नेम ऑफ टेबल, मतलब ये जो प्रिविलेज आप देना चाहते हो वो किस टेबल पे देना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे टेबल लिखेंगे, उसके बाद टू, किसे आप वो प्रिविलेज दे रहे हो, टू अ स्पेसिफिक यूजर। मान लो आपने एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस में बहुत सारे यूजर्स बना रखे हैं, किसी यूजर का नेम है सपोज राज, किसी यूजर का नेम है सपोज कुश, किसी यूजर का नेम है लव। तो ये प्रिविलेज किसको देना चाहते हो, यू वांट टू गिव दैट प्रिविलेज टू द राज, तो टू राज लिखना पड़ेगा, है ना। तो उस डेटाबेस के यूजर्स कौन कौन से हैं, तो वो यूजर्स का नेम या ग्रुप ऑफ यूजर है या रोल है, तो व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रोल। तो वो जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, अब एडमिनिस्ट्रेटर कोई यूजर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर इज अ रोल, है ना। या फिर हम बात करें एडमिन हो गया या फैकल्टी, तो फैकल्टी इज अ रोल, स्टूडेंट इज अ रोल।
तो मैंने लिख दिया टू फैकल्टी। अब फैकल्टी कोई भी हो, जिसने भी फैकल्टी आईडी से लॉगिन किया है, तो वो अब उस पर चेंजेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, सो यू कैन सी दैट एग्जांपल्स लाइक ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल टू मारिया एंड हैरी। इसका मतलब क्या हुआ, आपने सिलेक्ट की परमिशन दी है टेबल टी के ऊपर, देयर इज अ टेबल टी, सो टेबल टी का कोई भी डेटा सिलेक्ट किया जा सकता है मारिया और हैरी के थ्रू, ठीक है। तो ये परमिशन हमने दी। अब मान लो कि हम उसको, ये क्वारी मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है, मैं टेबल टी के ऊपर अपडेट करने की और ट्रिगर क्रिएट करने की परमिशन दे रहा हूं, किसको, अनीता और जेई को। सो ये दो स्पेसिफिक यूजर्स थे, मतलब मल्टीपल यूजर्स भी दे सकते, कॉमा करके लिख सकते, जितने यूजर्स को आपको देना है वो परमिशन, तो वो आपने दे दिया। अब सपोज टू भी कुछ परमिशन ऐसी जो आप यूजर स्पेसिफिक नहीं चाहते, आप चाहते कोई भी हो वो काम वो कर सके, तो फॉर दैट यू नीड टू पब्लिक दैट परमिशन। तो वो कैसे करेंगे, देखिए, ग्रांट सिलेक्ट ऑन अ टेबल s.v टू पब्लिक, ठीक है। अब s.v यहां पे क्या लिखा, अगर इसे सपोज टू भी आप के पास बहुत सारे डेटाबेस है, अब उन बहुत सारे डेटाबेस में v कोई एक टेबल है किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर, तो s.v लिखना पड़ेगा, s फॉर द डेटाबेस एंड v इज द टेबल ऑफ दैट डेटाबेस। मान लो आपके पास एक डेटाबेस 1, एक डेटाबेस 2, एक डेटाबेस 3 है, कौन से डेटाबेस पे देना चाहते हो, तो यू नीड टू स्पेसिफाई दैट थिंग। सो ग्रांट सिलेक्ट ऑन टेबल s.v टू पब्लिक, लाइक दिस। अब अगर सपोज कोई प्रोसीजर है ना, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको कोई फंक्शन अप्लाई करना है या कोई प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करना है, उसकी परमिशन देनी है, तो आपने क्या लिखा, ग्रांट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट इज द प्रिविलेज। कहां पे दे रहे हैं हम, ऑन अ प्रोसीजर P, तो जो प्रोसीजर P है उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने की परमिशन है किसके पास में, जॉर्ज के पास में। तो स्पेसिफिक यूजर को प्रोसीजर P को एग्जीक्यूट करने की परमिशन हम लोगों ने दी हुई है, लाइक दैट। तो ये तरीका है परमिशन कोई भी अगर आपको ग्रांट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक। दिस आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अब बात आती है रिवॉक की, है ना। तो ग्रांट, ये सारे वही ग्रांट की परमिशन है, आप यूजेस देना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक रोल को देना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक मतलब सेल्स पर्सन को देना चाहते हो, या किसी ग्रुप को देना चाहते हो, तो वो सारे सीक्वेंसेस आप लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आपको सिर्फ याद क्या रखना है यहां पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रांट प्रिविलेज टाइप, है ना। हालांकि अभी तक अगर हम गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रांट के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट बन सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इस टाइप का, कुछ एक आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ दिस। तो आपको सिर्फ ये सिंटेक्स याद रखना है कि ग्रांट के बाद जो लिखते हैं वो प्रिविलेज है, ऑन के बाद जो लिखते हैं वो टेबल है या व्यू है, टेबल का नाम हो सकता है, व्यू का नाम हो सकता है, या किसी प्रोसीजर किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, सिंपल सा, और किसको परमिशन दे रहे हो। तो एट द लास्ट टू ग्रांटी, तो जो भी ग्रांटी होगा उसका नाम होगा या उसका रोल होगा। रिवॉक का मतलब होता है जो भी परमिशन अभी तक आपने दी है, आप उन परमिशन को वापस लेना चाहते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू डू द रिवॉक। उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, रिवॉक करते हैं। तो प्रिविलेजेस को रिमूव करने का काम है। तो वही जो प्रिविलेजेस आपने असाइन किए थे, सारे के सारे प्रिविलेजेस आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवॉक कर सकते हैं, ठीक है। Now, see how we can write a query for this. Revoke the privilege type. Again, the privilege type is any of this. जो अभी आपने अप्लाई किए थे वहां पे ग्रांट लिखा था, आप रिवॉक करना चाहते तो आप रिवॉक लिखेंगे। रिवॉक प्रिविलेज टाइप, अगेन ऑन अ टेबल। सो जो भी टेबल एंड देन द नेम ऑफ टेबल या नेम ऑफ व्यू जो भी है। फ्रॉम, देखिए यहां टू लिखा था जब हम परमिशन ग्रांट कर रहे थे, जब हम परमिशन रिवॉक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम। सो फ्रॉम ग्रांटी, बस इतना चेंज है, ठीक है। जैसे सपोज टू भी आपको रिवॉक करना है, रिवॉक जो आपने डिलीट की परमिशन दी थी, आप उसको रिवॉक करना चाहते तो रिवॉक डिलीट ऑन
टेबल टी पे जो आपने परमिशन दी थी, फ्रॉम किसको परमिशन दी थी, सपोज मारिया को परमिशन दी थी, तो आप उसका नाम लिख देंगे। और भी यूजर्स को परमिशन दी और उनका भी आप परमिशन रिवॉक करना चाहते हैं तो कॉमा करके उनके नाम भी बाद में लिख देंगे, लाइक दिस। गॉट इट? इज इट क्लियर? किस तरीके से परमिशन को ग्रांट किया, किस तरीके से परमिशन को रिवॉक किया, तो दैट वुड बी द वे, है ना। तो ये एक तरीका है उसका। यू कैन सी हियर, रिवॉक सिलेक्ट परमिशन ऑन द टेबल टी फ्रॉम द मारिया एंड हैरी। सिमिलरली हमने अपडेट और ट्रिगर की जो परमिशन दी थी, है ना, अनीता को और जेही को, वो रिवॉक करना है तो रिवॉक लिख देंगे और परमिशन हो गई आपकी वापस। अब आप रिवॉक करना चाह रहे हैं जो आपने s.v जो आपका टेबल था उस पे जो पब्लिक परमिशन दी थी, यू नीड टू रिवॉक दैट पब्लिक परमिशन। सो फॉर दैट you need to write revoke select on table s.v from the public, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो आपने किसी यूजर को अपडेट की परमिशन दी थी किसी स्पेसिफिक कॉलम्स पे, अब आप उन कॉलम्स की परमिशन वापस लेना चाहते हैं, सो यू नीड टू राइट रिवॉक अपडेट। अब देखिए ब्रैकेट में C1, C2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कॉलम C1 C2 पे जो अपडेट की परमिशन थी वो रिवॉक की जाती है, ठीक है, ऑन टेबल फ्रॉम द पब्लिक, लाइक दिस। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी तक हमने जितना पढ़ा ये सभी को क्लियर है क्या? एक बार अप्लाई करके बता दीजिए, इज इट क्लियर टू ऑल और नॉट? नाउ सी हियर दी सेव पॉइंट, है ना। सेव पॉइंट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेव पॉइंट का काम क्या है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेव पॉइंट्स हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जैसे मान लो ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। अब अगर हम कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन के बीच बीच में अगर मान लो सपोज टू भी हमें लगता है कि कहीं पे कुछ एरर आने के चांसेस हो सकते हैं या कहीं पे कुछ इश्यूज हो सकता है, तो बीच में रादर देन द कमिट हम लोग सेव पॉइंट्स लगाते जाते हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक पॉइंट तक रोल बैक कर सकें। आप मल्टीपल सेव पॉइंट्स भी लगा सकते हैं आपके ट्रांजैक्शन में, या आपने अगर मान लो आपका जो ऑपरेशन है दैट कंसिस्टेड 20 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, और आपने हर 5 लाइन के बाद एक सेव पॉइंट लगाया है। अब नाउ यू कैन रोल बैक टू एनी ऑफ द सेव पॉइंट। जैसे आपने सपोज पहला लगा दिया सेव पॉइंट 1, सेव पॉइंट 2, सेव पॉइंट 3, सेव पॉइंट 4, कुछ स्टेटमेंट लिखे सेव पॉइंट 1, कुछ स्टेटमेंट लिखे सेव पॉइंट 2, कुछ स्टेटमेंट लिखे सेव पॉइंट 3, कुछ स्टेटमेंट लिखे सेव पॉइंट 4। अब एट द एंड आपको रोल बैक करना है। नाउ यू कैन रोल बैक अप टू एनी ऑफ द सेव पॉइंट। आप सेव पॉइंट 1 तक करेंगे तो वो पूरा रोल बैक कर देगा, सेव पॉइंट 2 तक करेंगे तो 2 तक का रोल बैक करेगा, 3 करेंगे तो 3 तक का रोल बैक करेगा, ठीक है। तो यू कैन डू दैट थिंग, तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई कैसे होगा, तो सिंटेक्स काफी आसान है, सेव पॉइंट, उसके बाद सेव पॉइंट का अगर आपने कुछ नेम दिया है तो वो नेम, बस इतना लिखना है। रोल बैक करना काफी आसान है। रोल बैक के लिए क्या लिखेंगे, रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। जैसे मान लो आपने कुछ सपोज टू बी लाइन ऑफ कोड लिखा और फिर यहां आपने लगा दिया सेव पॉइंट, और सेव पॉइंट इसका नाम आपने सपोज S1 लिखा है, देन आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा, तो सपोज आपने यहां पे लगा दिया सेव पॉइंट S2, फिर आपने कुछ लाइन ऑफ कोड अगर लिखा यहां पे, एंड नाउ यू नीड टू डू द रोल बैक। बट अगर रोल बैक लिखते हैं तो सिंस लास्ट कमिट, आखिरी कमिट कभी हुआ होगा, मान लो सपोज यहां लास्ट कमिट था, तो उसके बाद यहां तक पूरा चेंज कर देगा। बट अब आप मेरे को रोल बैक करना है किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक, मैंने लिखा रोल बैक टू S2, दैट्स इट, रोल बैक टू S2, देन व्हाट विल हैपन, यहां से रोल बैक होगा सिंस दैट, इस पॉइंट तक का सारा कंटेंट रोल बैक हो जाएगा। अगर रोल बैक टू S1 लिखूंगा तो S1 तक का सारा कंटेंट रोल बैक हो जाएगा, और सिर्फ रोल बैक लिखूंगा तो सिंस लास्ट कमिट तक का सारा डेटा रोल बैक हो जाएगा। चलिए, इतना क्लियर है सभी को?
till that point everything is clear? Okay, now here there are certain basic SQL queries. अब हम लोग बात करेंगे. There are different kind of SQL queries, है ना, अलग अलग टाइप की SQL queries होती हैं. Like अगर आपको डेटा को, suppose you want to create a table, हमने अभी देखा, but suppose एक existing table है और उस टेबल की हेल्प से मैं नई टेबल क्रिएट करना चाहता हूं. या सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ डेटा, आप कहेंगे सर अभी हमने डेटा इंसर्ट किया, बट नाउ आई वांट टू इंसर्ट अ डेटा इन अ टेबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा इन सम अनदर टेबल. एक टेबल स्टूडेंट है, उसमें ऑलरेडी डेटा था, उससे डेटा लेके और मेरे को नए टेबल के अंदर डेटा को क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है. सो हाउ वी कैन डू दैट थिंग, ये हम लोग किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी हियर. लाइक we want to create a table with the help of another table. एक टेबल की हेल्प से दूसरी टेबल को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं. सो हाउ वी कैन डू दैट. देखिए क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल के बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ टेबल. उस टेबल का नेम क्या है वो लिख दीजिए. सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम है सपोज टू बी, supposed to be the name of table is employee. So create table employee table आपने क्रिएट करी. फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स आप लोग अपडेट करना चाहते हैं या जो कॉलम्स आप लोग उस टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय में आप चाहते हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम और सपोज टू बी उसका फोन नंबर. आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट टेबल. अब आप बोलेंगे सर आपने टेबल क्रिएशन करना है लेकिन आपने डेटा टाइप तो लिखा ही नहीं और आपने उसकी साइज तो बताई नहीं, उस पर कौन से कंस्ट्रेंट्स है ये तो बताया नहीं, एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है या नहीं ये भी नहीं बताया. तो एग्जैक्टली क्यों नहीं बताया, क्योंकि आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट टेबल विद द हेल्प ऑफ अनदर टेबल. तो अब जिस टेबल की हेल्प से मैं क्रिएट करूंगा वो टेबल बताएगी कि इस एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की बनेगा नहीं बनेगा, इसका साइज क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इस पे कितने टाइप के या कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई है, वो सब कुछ हमें पता चलेगा. किससे, वो सब कुछ हमें पता चलेगा उस टेबल से. तो हमने क्या किया, क्रिएट दिस एज, नाउ सिलेक्ट में आपने लिखा सपोज टू बी सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फोन फ्रॉम स्टूडेंट. अब देखिए स्टूडेंट एक टेबल ऑलरेडी बनी हुई थी, हो सकता है स्टूडेंट में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट बहुत सारे हो. अब मुझे एक एम्प्लॉय टेबल बनानी है, उसमें मुझे 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और फोन नंबर. अब मैं ये 3 एट्रीब्यूट्स को कहां से ये टेबल को क्रिएट कर रहा हूं, विद द रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट टेबल. तो अब यहां क्या होगा, स्टूडेंट टेबल से आपने क्या सिलेक्ट किया, रोल नंबर, नेम और फोन नंबर. ठीक है, तो अब देखिए ये जो रोल नंबर है इसके जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे कंस्ट्रेंट्स किस पे अप्लाई हो जाएंगे, एम्प्लॉय नंबर पे. मान लो कि रोल नंबर स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की था तो यहां पे अब वो कंस्ट्रेंट एम्प्लॉय नंबर का हो जाएगा. रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर था तो वो एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप हो जाएगा. उसकी साइज अगर 5 थी तो वही एम्प्लॉय नंबर की साइज हो जाएगी. फिर जो नेम है उसके सारे कंस्ट्रेंट्स एम्प्लॉय नेम पे चले जाएंगे. जो फोन नंबर है उसके सारे कंस्ट्रेंट्स इस फोन नंबर पे चले जाएंगे. तो ये क्या हो गया, दैट वुड बी द क्रिएशन ऑफ टेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल. तो एक टेबल हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी बनी हुई थी, उसकी हेल्प से या उसके रेफरेंस में हमने एक और टेबल बनाई. आफ्टर क्रिएटिंग दैट टेबल देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन देम, इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी. अब एम्प्लॉय टेबल इंडिविजुअल है, स्टूडेंट टेबल इंडिविजुअल है, लेकिन एम्प्लॉय टेबल में हम क्या चाहते थे कि जो एम्प्लॉय नंबर है उसके जो भी कंस्ट्रेंट्स होने चाहिए, जो स्टूडेंट के रोल नंबर पे कंस्ट्रेंट्स है, हम सेम कंस्ट्रेंट अप्लाई करना चाहते हैं. तो फॉर दैट नो नीड टू राइट अगेन, सिंपली यू कैन राइट लाइक दिस. तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगी. Now, suppose you want to insert a data in a table with the help of another table. So how we can do that thing? Just see here. Like insert. अब से आपने स्टूडेंट टेबल तो एम्प्लॉय टेबल तो क्रिएट कर लिया. अब आप चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है अल्टीमेटली स्टूडेंट बिकम एन एम्प्लॉय. आज स्टूडेंट है कल वो एम्प्लॉय होगा.
तो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं वापस से उसका पूरा डेटा इंसर्ट करने की बजाय जब आई नो दैट कि स्टूडेंट टेबल में वो डेटा है तो मैं वहीं से उठा के और मेरी टेबल में इंसर्ट कर लेता हूं। तो उसके लिए आपने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब देखिए, इफ देयर इज अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन दी कॉलम्स, मतलब जितने कॉलम स्टूडेंट में थे वो पूरा डेटा उतने ही कॉलम एम्प्लॉय में है, तो आप क्वेरी को इस तरीके से लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। इससे क्या होगा, स्टूडेंट टेबल का सारा डेटा जाके एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। बट देयर शुड बी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, एम्प्लॉय में जितने कॉलम है उतने स्टूडेंट में होना चाहिए, उसका जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप इधर भी होना चाहिए, तो ये इंसर्शन पॉसिबल है, अदरवाइज वहां पे फिर एरर आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना बनेंगे, सिर्फ वो स्टूडेंट एम्प्लॉय बन रहे हैं जिनकी जॉब लग रही है, मतलब जो प्लेस हो रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट यस है, तो आपने वेयर कंडीशन लगा दी, वेयर प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यस। तो जिनका प्लेसमेंट हो चुका है सिर्फ वो ही एम्प्लॉय बनने वाले हैं, तो उन्हीं का डेटा इंसर्ट करना है, तो यू नीड टू राइट वेयर प्लेसमेंट इक्वल टू यस। ओके, अब पॉइंट ये है कि सर अगर स्टूडेंट टेबल में और एम्प्लॉय टेबल में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अलग अलग है, लाइक स्टूडेंट में की टेबल में एट्रीब्यूट होगा, रोल नंबर होगा, नेम होगा, फिर उसके मार्क्स हो सकते हैं, उसका फोन नंबर है ना, उसका एड्रेस है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अब एम्प्लॉय की जो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल में सपोज टू बी एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय फोन है, ये 3 एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देयर इज अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ये रोल नंबर एम्प्लॉय नंबर में जा सकता है, मतलब किसी स्टूडेंट का रोल नंबर वी कैन मेक दैट एज अ एम्प्लॉय नंबर अगर वो यूनिक है तो। एम्प्लॉय नेम, जो स्टूडेंट का नेम है वही उस एम्प्लॉय का नेम होगा, उसका जो फोन नंबर है वही उसका भी फोन नंबर होगा। तो मुझे स्टूडेंट टेबल में ऑलरेडी डेटा स्टोर किया हुआ है, अब मुझे स्टूडेंट टेबल से डेटा लेके जाना है और एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करना है। बट अब जो अभी मैंने क्वेरी लिखी थी उस तरीके से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, एरर आ जाएगी। सो हाउ वी कैन डू, सो अब मुझे जो क्वेरी लिखनी होगी, आई नीड टू राइट लाइक दैट, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। नाउ आई नीड टू मेंशन द कॉलम्स जिनमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, जिन भी कॉलम्स में। सपोज टू बी इसमें एक और एट्रीब्यूट था सैलरी, बट अब सैलरी जो है वो स्टूडेंट टेबल में थोड़ा ना मिलने वाली, तो मेरे को सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फोन। ये 3 इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय टेबल में मैं इंसर्ट करना चाहता हूं, कहां से? सो सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा फोन फ्रॉम स्टूडेंट वेयर प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यस। ठीक है, सो अब जो रोल नंबर है वो एम्प्लॉय नंबर में चले जाएगा, जो फोन नेम है वो इसमें चले जाएगा, जो फोन नंबर है वो यहां पे आ जाएगा। सैलरी वाला कॉलम नल रहेगा क्योंकि सैलरी में कुछ हमने इंसर्ट करवाया ही नहीं है। चलिए, इज इट क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? ओके, सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल संडे है, सो कल भी सेशन मैं आप लोगों का लूंगा, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो सेशन टुमारो। टाइमिंग हम कल भी मॉर्निंग रखेंगे, 2 से 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे का सेशन हम लोग एक कल और लेंगे एसक्यूएल के ऊपर। तो मैं लिंक क्रिएट कर दूंगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और उसी के साथ में अगर टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर दीजिए। और कंप्लीट अगर DBMS आप लोग मेरे से पढ़ना चाहते हैं या कंप्लीट गेट 2024 की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप कोर्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस है, मतलब 200 से कोर्सेज स्टार्ट है, मतलब पर सब्जेक्ट ओनली 200 रुपीज़ आपको पे करने और आप उस पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोर्स की क्वालिटी में पैसे के से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इज नॉट लाइक दैट कि पैसा कम ले रहे तो कम पढ़ा रहे, पढ़ा 100% रहे। चार्जेस जो है वो बहुत नॉमिनल है, मतलब मान के चलिए इट इज काइंड ऑफ नो कॉस्ट ही है, ठीक है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर लीजिएगा, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक। सो मिलते हैं कल, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।